Hello everyone. Today we discuss about the topic passive voice. Firstly, we understand about the definition active voice and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव से को समझने से पहले वॉइस को समझते हैं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस का मीन होता है कि एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा फ्रेज जो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, जो उनके बीच संबंध बताता है। अब बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस का मीन होता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है अगर उसके खुद के द्वारा किसी कार्य का संपादन किया जा रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे फर्स्टली एग्जांपल लेते हैं, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। द सब्जेक्ट इज राम एंड जो काम किया जा रहा है वो लिखने का हो रहा है। इस सेंटेंस के अंदर राम जो है वो लिखने का काम खुद कर रहा है। दैट मीन गिवन सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस है। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख दें, ए लेटर इज रिटर्न बाय राम, तो ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका आप जब अर्थ देखेंगे कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया, तो आपने क्या नोटिस किया कि शुरुआती सेंटेंस जो हमने पढ़ा था एक्टिव वॉइस, उसमें कार्य का संपादन राम के द्वारा हो रहा था और वो सेंटेंस में सबसे आगे आकर सेंटेंस पर सारी क्रियाएं कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसे एक्टिव से पैसिव में लेकर आए तो आपने जो पूर्व में सब्जेक्ट था उसी को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर डाला और उसी सेंटेंस में मौजूद ऑब्जेक्ट को सारी जिम्मेदारी देकर सेंटेंस को आगे करने के लिए बोल दिया गया। यही हमारी एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन होती है। एक्टिव और पैसिव इनको समझने के लिए हमें 3 तरीके के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्टली स्टेप लेते हैं अपन प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज का कंसेप्ट किस तरीके का है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है, और इसके अलावा प्लूरल के लिए हम आई, वी, यू और दे, इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको इनको, ये तो सारे प्रोनाउंस में आ जाते हैं। हालांकि नेम जो होता है वो नाउन का पार्ट है, लेकिन फिर भी प्रोनाउन चेंज में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसे सेपरेटली रखना पड़ेगा बाद में, तो इसको इसी में इंक्लूड कर दिया है। ही जो होता है उसको आपको हिम में कन्वर्ट करना है। सी जो होगा वो हर में चला जाएगा। इट का इट ही रहेगा, नेम का भी नेम ही रहेगा। आई जो होगा वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। वी जो होगा वो अस में चला जाएगा। यू का यू ही रहना है और दे का देम हो जाएगा। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि बोथ साइड एरो का है। दैट मीन कि अगर सब्जेक्टिव केस में ही हो तो ऑब्जेक्ट में आप हिम डाल दें। अगर सब्जेक्टिव केस में हिम दे दिया जाए, या सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में हिम दिया हुआ हो और आप सब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो ही में हो जाएगा। यहाँ इट, नेम और यू ये तीनों सिमिलर रहेंगे, बाकी आपके पांचों के पांचों बदल जाएंगे। ये आपका सबसे पहला स्टेप होना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में जो चीज शामिल होती है वो होगा अपना गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स कुछ इस तरीके के हैं कि आप पैसिव वॉइस की किसी भी हेडिंग को पढ़ रहे हैं, ये गोल्डन रूल्स आपकी हर हेडिंग में आपको फॉलो करने हैं। जिनमें सबसे पहले या सबसे फर्स्ट जो अपन गोल्डन रूल यूज में लेते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो अपना पहला जो गोल्डन रूल बना, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये आपका सबसे पहला गोल्डन रूल है। अब बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। हमें एकदम प्रॉपर ऑब्जेक्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम अपने बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा सेंटेंस में फर्स्टली मैन वर्ब को ढूंढेंगे, और जैसे ही मैन वर्ब हमें फाइंड आउट हो जाती है उसके तुरंत बाद जो आपको वर्ड दिया जाए वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड रूल जो होगा
यूज हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो आपको इसी के थर्ड पार्ट में, जो हमने शुरुआत में बताया था कि 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, हम थर्ड स्टेप में इस सेकंड वाली स्टेप को समझेंगे। फिर हमें जो थर्ड गोल्डन रूल यूज में लेना है वो होगा कि ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फिक्स है, आपको चाहे क्वेश्चन में फर्स्ट दे, चाहे सेकंड दे, चाहे थर्ड दे, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ही काम में लेनी है। फोर्थ, एड बाई। जैसे ही आप थर्ड फॉर्म यूज में ले लेते हैं उसके तुरंत बाद आपको बाई को यूज में लेना है। और फिर फिफ्थ नंबर पर आपका फर्स्ट जो होता है उसी का रिवर्स है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं शायद, कि सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा ही शुरुआत में पाया जाता है, तो आपको उसको उठाकर लास्ट में डाल देना है। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेप यानी प्रोनाउन चेंज और गोल्डन रूल्स दोनों कंप्लीट है। अब सबसे मेन जो पॉइंट होता है, जो कि हमने बताया भी था अपने सेकंड वाले पार्ट पर, कि यूज हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए जो सबसे मेन हेडिंग होती है वो होती है उसकी टेंस चेंज की। अब टेंस चेंज का फॉर्मेट अगर हमें समझना है तो एक बात आप रूटीन से हमेशा याद रखें कि आप चाहे नरेशन पढ़ रहे हो, चाहे पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, चाहे कोई टेंस का टॉपिक लेकर रखा हो, आपको 12 के 12 टेंस का नाम लाइन से, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स लाइन से, एंड देन उनके मेन वर्ब्स लाइन से होनी चाहिए तैयार। आपको डिजिट पर ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा टेंस का नाम कौन से डिजिट पर है। और जैसे ही डिजिट और हेल्पिंग वर्ब्स आपको लाइन टू लाइन एकदम डिजिट्स के अकॉर्डिंग अगर तैयार होगी तो बहुत इजीली आप टेंस चेंज की टेबल को बहुत आसानी से समझ जाएंगे किस तरीके से। तो अपन चलिए लेते हैं अपनी थर्ड स्टेप, टेंस चेंज। अब टेंस चेंज का है क्या सिस्टम? जब भी हम पैसिव वॉइस में टेंस चेंज को अगर समझना चाहेंगे तो सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है कि टोटल हमारे 12 टेंस में से पैसिव वॉइस जो होती है वो केवल और केवल 8 ही टेंस की बनती है। अब हमारे मन में होगा कि सर 12 में से 8 ही टेंस की बनती है, तो बाकी 4 है कौन से जिनकी नहीं बनेगी? तो आपको ज्यादा घूमना नहीं है, आपको बस डिजिट्स को ध्यान रखना है। 4, 8, 10, 12, ये 4 ऐसे टेंस होंगे जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलो 12 में से तो हमारी निकल गए 4, रिमेनिंग रहे 8। अब इनके अलावा 8 जो बच गए वो हमारे पैसिव वॉइस के अंदर यूज में लिए जाएंगे। लेकिन मायनेदार बात ये रहती है कि आप बनाएंगे तो केवल 8 ही टेंस की पैसिव वॉइस, लेकिन हेल्प जो लगेगी वो 12 के 12 टेंस की लगेगी। किस तरीके से लगेगी वो बात की बात है, पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से इनको चेंज करना है। तो हमने मान लीजिए डिजिट्स लिख ली अपनी 1 to 12 तक की, 8, 9, 10, 11, 12। अब इनको चेंज करने के क्रम को समझते हैं। यह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ध्यान है हम इनको टेंस से डिनोट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं। आपको बस इतना रूल याद रखना है कि जो सेंटेंस आपको जिस टेंस में दिया जाए आप उसे उसके अगले टेंस में बदल दें, और सेकंड और सिक्स्थ को छोड़कर करना है ये काम। तो हमने क्या किया कि पहला तो चला गया दूसरे टेंस में, और सेकंड और सिक्स्थ इनको एक बार मैंने स्टार से डिनोट कर दिया है, जो ये बता रहा है कि सेकंड और सिक्स्थ जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। दैट मीन सेकंड का सेकंड रहेगा, थर्ड चला गया फोर्थ में, और फोर्थ की हमने अभी अभी यहां से सीखा है कि नहीं बनेगी। फिफ्थ चला गया सिक्स्थ में, अब सिक्स्थ पर फिर स्टार है तो ये सिक्स्थ में ही रहेगा। 7 चला गया एट्थ में और एट्थ की बनेगी नहीं। 9 चला गया 10 में और 10 की बनेगी नहीं। 11 चला गया 12 में और 12 की बनेगी नहीं। तो 4 टेंस अपने जो हट चुके हैं, जिनमें 4th नंबर का, जिनमें 8th नंबर का, जिनमें 10th नंबर का, जिनमें 12th नंबर का। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि हेल्प जो जो टेंस हटे हैं उनकी भी लग रही है। तो यह फॉर्मेट सबसे इजी माना जाता है। अगर आपको सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब ध्यान है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। किस तरीके से इजी हो जाता है वो हम डिस्कस करते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि फर्स्ट टेंस जो है वो सेकंड में चला जाता है। इसका मीन क्या होता है? फर्स्ट टेंस से रिलेटेड आपको हमेशा 2 तरीके से प्रश्न कर सकता है अगला,
या तो आपको देगा डू और डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म, या फिर देगा फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इन बोथ कंडीशन में आप उसे इज एमआर में बदलेंगे। और थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, जो कि गोल्डन रूल्स में ऑलरेडी डिस्क्राइब है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि सेकंड सेकंड में ही रहेगा, यानी अगर हमें इज एम आर दिया जाए तो उसे इज एम आर में ही रखना है। अब इज एम आर में रहेगा तो कुछ स्पेसिफिक उसमें भी होना चाहिए, तो हम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, उसमें बीइंग जोड़ देंगे। ऐसे ही आप थर्ड को फोर्थ में लेकर जाएंगे, तो हैज और हैव अगर आपको दिया जाए तो उसे हैज बीन और हैव बीन में डाल दें। फोर्थ की बननी नहीं है। फिर उसके बाद में चलते हैं, फिफ्थ वाला जाएगा सिक्स्थ में। अब फिफ्थ पर भी दो तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या तो आपको दिया जाएगा डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर अगला देगा सीधा सेकंड फॉर्म से। तो बोथ कंडीशन में आप उसे वॉज और वर्ब में डालेंगे। ऐसे आगे के सेंटेंस में हमें ध्यान है कि सिक्स्थ जो है वो सिक्स्थ में ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वॉज और वर जो है वो वॉज और वर में ही रहेंगे। अब वॉज और वर में ही रहेंगे और साथ में क्या लग जाएगा उनके। इसके बाद बात करते हैं सेवंथ वाला जाएगा एट्थ में। तो सेवंथ एट्थ में जाने का मतलब क्या है कि अगर आपको हेड दिया जाए तो आप उसे नेक्स्ट टेंस में हैड बीन में डाल दें। इसी क्रम में आठवीं की बनेगी नहीं, नौवा चला जाएगा दसवें में। दैट मीन कि अगर आपको सेल और विल दिया जाए तो आप उसे सेल बी और विल बी में डाल दें। और लास्ट में जो रहता है कि आपका 11 नंबर वाला जो होता है वो 12 में जाएगा। दैट मीन अगर आपको सेल हैव और विल हैव दिया जाए तो आप उसे सेल हैव बीन और विल हैव बीन में डाल देंगे। अब यहाँ ये तो अपना ठहरा बेसिक का, और बेसिक को याद रखने का फॉर्मूला मैंने सीधा बता दिया टेंस चेंज का, कि आपको 12 में से केवल 8 ही टेंस ऐसे होंगे जिनके पैसिव वॉइस को बनाना है, और लेकिन हेल्प 12 के लगनी है। और आप 4, 8, 10 और 12 इन 4 टेंस को छोड़ दीजिए, बाकी जितने टेंस बचे हैं उनकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो एक रूल चलता है इसके पीछे कि सेकंड और सिक्स्थ को छोड़कर बाकी जो टेंस है वो उसी के अगले टेंस में जाकर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट चला गया सेकंड में, थर्ड चला गया फोर्थ में, फिफ्थ चला गया सिक्स्थ में, एंड देन सेवंथ चला गया एट्थ में, फिर 9 चला गया 10 में, और 11 चला गया 12 में। आपने नोटिस क्या किया कि ये इनके अगले ही डिजिट पर चेंज हो रहे हैं। यह तो है अपना सारा का सारा बेसिक का। अब इसी को हम कुछ एग्जांपल्स पर फॉलो कर देखते हैं कि हमारे रूल्स लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द गार्डन अब इस सेंटेंस की अगर हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो हम लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिविटी को शो कर रहा है, प्ले मेन वर्ब हो गई। अब मैंने शुरुआती तौर पर बताया था कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे ही मेन वर्ब मिल जाती है तो आफ्टर मेन वर्ब हमेशा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जैसे ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए हम अपने गोल्डन रूल्स को चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी क्रिकेट सबसे आगे आ गया। अब हमारा सेकंड गोल्डन रूल था कि हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज में लेना है, तो पहले टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डू और डज दिया हुआ है, तो डू और डज के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो हमारा पहला टेंस हो गया। पहला जो है वो दूसरे में चेंज होता है। अब दूसरे में हेल्पिंग वर्ब रहती है इज, एम और आर। अब इज लगाए या एम लगाए या आर, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एज ए सब्जेक्ट बनकर आया है। आप देख सकते हैं क्रिकेट एक गेम का नाम है, सिंगुलर हो गया।
तो सिंगुलर के साथ हमेशा रहता है इज। आपने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब सेंटेंस को आप नोटिस करेंगे कि नेगेटिव भी है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म डालनी है, तो हमेशा नोट का यूज जो होता है वो बिफोर मेन वर्ब रहता है। तो नोट पहले आ गया, फिर थर्ड फॉर्म हमने प्ले की डाल दी, प्लेड। फिर हमारा फोर्थ रूल था ऐड बाय, तो बाय लगा दिया हमने। फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारे पास में नेम आ गया और नेम का नेम ही रहता है, तो बाय राम। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पांचों कंसेप्ट लगने के बाद भी किसी सेंटेंस में कोई मैटर बच जाता है, तो हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन हैं। या तो हम बचे हुए मैटर को हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद लगा सकते हैं, या फिर सेंटेंस के लास्ट में ही उसे वापस रख सकते हैं, तो इन द गार्डन लास्ट में आ जाएगा। या फिर आप इसी का आंसर एक तरीके से और बनाना चाहें तो क्या बन सकता है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन द गार्डन बाय राम, या फिर क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम इन द गार्डन, बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, they are preparing the notes, they are preparing the notes। आपने क्या नोटिस किया इसके अंदर कि सब्जेक्ट आपको दे दिया हुआ है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग मैन वर्ब हो गई, तो द नोट्स आपके हो गए ऑब्जेक्ट। अब पहला रूल लगाते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो द नोट सबसे आगे आ गया। अब चलते हैं, सेकंड नंबर टेंस है, इज एमआर दिया हुआ है और सेकंड में ही रहता है, और सेकंड में रहता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना पड़ता है। इसके बारे में हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो द नोट्स आप नोटिस करेंगे प्लूरल है, तो इज एमआर में से वापस क्या आ जाएगा, आर, उसके बाद उसमें लगा दे बीइंग। अब चाहिए थर्ड फॉर्म, तो प्रिपेयर्ड, फिर बाई, और दे कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। ये सेकंड एग्जांपल हो गया आपका। अगर हम थर्ड एग्जांपल और ट्राई करना चाहें तो हम आगे के एक दो टेंस पर और ट्राई करके देख लेते हैं इसको कि हमारे रूल्स उस पर लगते हैं या नहीं लग रहे हैं। तो थर्ड एग्जांपल हमने ले लेते हैं, जैसे राम हैज पास्ड बोर्ड एग्जाम, राम हैज पास्ड बोर्ड एग्जाम, तो राम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बोर्ड एग्जाम। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम एक ही होती है, सिंगुलर है, तो हैज बीन। अब कैसे चेंज हुआ, क्योंकि हैज और हैव जो है वो तीसरे नंबर का टेंस है और तीसरा जाता है चौथे में, दैट मींस हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज बीन डाल दिया, तो बोर्ड एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय, सब्जेक्ट में है नेम, अगेन आ गया राम। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, जैसे सी रोट ए लेटर टू हर फादर। ये आपको सेंटेंस दिया है, आप नोटिस करेंगे कि गिवन सेंटेंस जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर कोई सेंटेंस आता है तो माइंड में हमेशा सेटअप रखिएगा कि या तो वो आपका पहला टेंस है या फिर वो आपका पांचवा टेंस है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई हो कि वो पहला है या पांचवा है, तो अगर पहला टेंस होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया जाएगा, तो आसानी से पता चल जाता है। और अगर पांचवा टेंस होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ नोटिस करते हैं कि रोट जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म दी गई है, दैट मीन गिवन सेंटेंस जो है वो पांचवें नंबर का टेंस है, मतलब पास्ट सिंपल है, और पांचवा नंबर वाला टेंस जो होता है वो सिक्स्थ में जाता है, यानी वॉज और वर के बाद बनेगा। अगर रोट मैन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, तो सबसे आगे ले आए हम ए लेटर। सिंगुलर है तो वॉज आ गए, थर्ड फॉर्म हमें डालनी है तो राइट, रोट और रिटर, फिर बाई लगा दीजिए। सी चला गया, प्रोनाउन है तो हर में।
अब फिर भी कोई पार्ट बच गया, क्या बचा, टू हर फादर, तो वो लास्ट में ऐड कर दो। एक आखिरी एग्जांपल और हम बेसिक का देखना चाहेंगे, जिसके बाद में आपको लगभग बेसिक के जितने एग्जांपल्स मैंने बताए हैं उनसे आप पैसिव वॉइस के किसी भी बेसिक क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, आई सेल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस टुमारो। आई सेल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस टुमारो। गिवन सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब आई है सेल और विल। सेल और विल आती है 9 नंबर के टेंस में, यानी फ्यूचर सिंपल में। 9 जाता है 10 नंबर में, सीधी सी बात है। तो 10 नंबर के अंदर आती है सेल बी और विल बी। अब सेल और विल का जो कंसेप्ट होता है उसको समझने से पहले हमें पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ए न्यू बिजनेस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो आगे आगे आ गया ऑब्जेक्ट, तो ए न्यू बिजनेस। अब हमें पता है कि यहां हमें एज ए सब्जेक्ट आई दिया हुआ था, तब हमने सेल काम में लिया, क्योंकि हम फ्यूचर सिंपल में पढ़ते हैं ना कि सेल और विल का यूज जो होता है कि आई और वी के साथ में हमेशा सेल रहता है और अदर सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल का यूज लेते हैं। तो यहाँ आई और वी तो वापस आया नहीं, ए न्यू बिजनेस आ गया, तो ये जो चेंज होगा वो विल बी में होगा। तो ए न्यू बिजनेस विल बी स्टार्टेड, फिर बाय, आई प्रोनाउन है कन्वर्ट हो गया मी में, एंड देन टुमारो। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस के बेसिक को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।